चाइल्ड बर्थ को कैसे देखते हैं इसके अंदर BNN? देखिए, चाइल्ड बर्थ के लिए जो प्रॉमिस है वो हम ये मानते हैं कि लाइफ से लाइफ का संबंध बनना। सर है ना, BNN में एक चीज मैंने और भी सुनी है, 2 ग्रहों की युति होती है। देखिए, 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपके 2 प्लैनेट एक दूसरे के साथ एक हाउस में कंजंक्शन करके बैठे हुए हैं। कुछ फेमस योगास हैं जिसके नाम से बहुत सारे लोग डरते भी हैं, शनि और चंद्रमा। जब वो साथ में बैठते हैं तो लोग बोलते हैं विष योग होता है। एग्जैक्टली सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन विष योग नहीं बनता है। तो मैंने सुना है गज केसरी योग होता जी। है, गुरु और चंद्रमा साथ में होता है। पर बहुत सारे गज केसरी योग वालों को मैं भी जानती हूँ, ठीक है, पर उनके लाइफ में वो वैसा वाला इम्पैक्ट नहीं है जैसा वैदिक में बोला जाता है। गज केसरी योग का मतलब जुपिटर और मून। लेकिन अगर BNN की बात की जाए तो ये योगा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, पर मेरी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह है या सबकी जो सुन रहे हैं कि उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को इस भगवान की पूजा करने से फायदा होगा? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा 5th हाउस होता है, वो हमारा पुण्य कर्म का होता है, पूजा पाठ का होता है। तो वहां पे हम देवी देवता इष्ट का निर्धारण हम पंचम भाव से करते हैं। सर मुझे एक बताएं कि फॉरेन सेटलमेंट होता है, कैसे किसी की कुंडली से देखा जाएगा कि वो सिर्फ घूमने ही जाएगा, रहने ही जाएगा, सेटल होगा कि नहीं होगा? देखिए, हाउस वाइज अगर बात की जाए तो 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेज हैं जो कि फॉरेन सेटलमेंट को दिखाते हैं। सर ऐसा सुना जाता है कि 2 मिनट के उपाय काम करते हैं। मैं सबको अपने क्लासेस में भी बोलता हूँ मैं कि उपाय वो जो कभी ना हो। राधे राधे, जय गुरु जी। आज फिर स्वागत है आपका। आज हमारे साथ है अनुराग तारामणि सर, जो कि BNN एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। आप सभी लोग उनको पहले से जानते ही हैं। आज हमें मौका मिला उनके साथ बैठकर BNN पर अच्छे से चर्चा करने का, तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लैनेट्स पर बात करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें समझ पाएंगे। तो आपको सर से मिलना है, कंसल्ट करना है या फिर सर से क्लास लेनी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले हम स्वागत करते हैं अनुराग सर का। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। तो आज हम बात करेंगे वापस से BNN पर, और आज खुलकर बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि वेबिनार्स पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे लेके बात कर रहे होते हैं। आज हम डिटेल में बहुत सारी बात करेंगे BNN पर। बिल्कुल मैम, स्वागत है मैम आपका। तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप BNN एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो BNN एक्चुअल में क्या साइंस है? क्योंकि पहले तो हम सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही जानते थे, फिर हमें KP के बारे में सुना, लाल किताब के बारे में भी सुना। हर टाइम पे हर कोई एक एस्ट्रोलॉजी का कुछ टाइम चल रहा है। आजकल हम BNN के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो BNN क्या है बेसिकली? मैम वैसे देखिए, है तो ये एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म, लेकिन इसका जो यूनिक फीचर है वो है आपकी लाइफ मैनेजमेंट। बाकी आपको जो मेथड्स हैं उसके अंदर क्या आपको प्रिडिक्शंस होती हैं, आपकी कुंडली देखी जाती है, आपके प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट को यूटिलाइज करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर गलत कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं तो लाइफ टाइम आपके चलेंगे। उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो खाली इसमें। तो ये आपका ये लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरी तरीके से आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ये मतलब BNN है क्या, मतलब क्या साइंस है ये? देखिए, ये जो पूरी पद्धति है वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के ऊपर है। जैसे बाकी अगर विद्या पे जाए अगर, तो हम वैदिक की बात करें तो हम देखते हैं उसके अंदर कि पहले D1 चार्ट देखो, फिर D9 चार्ट देखो, फिर उसका 150 चार्ट देखो, डिफरेंट चार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उस पर नक्षत्र पे आते हैं, फिर दशा सिस्टम पे आते हैं। लेकिन BNN में ये कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ D1 चार्ट जो लग्न चार्ट होता है वो, और लग्न चार्ट में बैठे हुए प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, उसी से ही पूरा निकलेगा। वही भाव है, वही राशि और प्लैनेट, सिर्फ D1 चार्ट। कोई उसका चलित नहीं देखना, कोई भाव चलित नहीं देखना, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके लाइफ का जो मैप है वो D1 चार्ट है।
और D1 चार्ट ही आपकी लाइफ के जितने इवेंट्स होते हैं उनको दिखाता है। तो इसमें आप क्या कैलकुलेशन करते हो? जैसे D1 चार्ट तो हम सबका सेम, जैसे मेरी बात कर लेते हैं, मेरा है वो तो फिक्स है, पर मेरी लाइफ तो फिक्स नहीं है, डे टू डे लाइफ अलग है, वो कैसे कैलकुलेट होता है उसमें? देखिए, हमारा जो D1 चार्ट होता है, लग्न चार्ट होता है, उसमें आपके 9 प्लैनेट फिक्स हो गए। जिस समय आप किसी नेटिव का जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ, तो वहां पे प्लैनेट फिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है कि आपके जन्म के बाद में प्लैनेट मूव ही नहीं करेंगे, वो एक लगातार तो हम मूव इसमें करते गोचर भी लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होता है कि हम 18 प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं। 9 प्लैनेट वो जो आपकी कुंडली में फिक्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और 9 प्लैनेट वो जो लगातार अभी मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट करने वाले प्लैनेट होते हैं वही आपकी लाइफ के इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं। तो मेरे को जो समझ में आया कि BNN में एक तो है ना लग्न चार्ट देखते हैं, और एक जो चलित गोचर चल रहा है उसको कैलकुलेट करके इसका प्रेडिक्शन किया जाता है। तो मैं आपसे जैसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी इसको BNN को लेके, कि इसको लाइफ के हिसाब से लेते हैं कि जब किसी का बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ होता है, फिर एजुकेशन होती है, फिर वो एक प्रोफेशन चूज करता है, फिर मैरिज होती है, फिर लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जैसे मकान लेता है। तो इसको हम लाइन टू लाइन में आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जब चाइल्ड बर्थ वाली की बात करते हैं, तो चाइल्ड बर्थ को कैसे देखते हैं इसके अंदर BNN में? देखिए, चाइल्ड बर्थ के लिए जो प्रॉमिस है वो हम ये मानते हैं कि लाइफ से लाइफ का संबंध बनना। एक लाइफ वो जो आपकी है और एक लाइफ वो जो आपकी लाइफ में आ रही है। यानी कि जुपिटर से जुपिटर का संबंध जब बनेगा, फीमेल हॉरोस्कोप के अंदर जो कंसीविंग फीमेल है, जो उनकी बात की जाए तो उनके जुपिटर से, कुंडली के जुपिटर से जब ट्रांजिट का जुपिटर संबंध बनाता है तो एक लाइफ के साथ दूसरी लाइफ का कनेक्शन जुड़ता है उसका। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे एक नया जीवन प्रारंभ होता है। तो जुपिटर और ट्रांजिट में जुपिटर से देखते हैं कि चाइल्ड कब होगा और कैसे होगा। यानी आफ्टर मैरिज जब कोई व्यक्ति आता है कि कंसीविंग नहीं हो रही है, या हमें इसके लिए हम इनिशिएट कर रहे हैं, कब करना चाहिए क्या, तो हम उस वक्त क्या करते हैं कि फीमेल का चार्ट को पहले लेते हैं, क्योंकि उनके जुपिटर से ट्रांजिटिंग जुपिटर का क्या संबंध बन रहा है। जब वो कनेक्ट होगा तो ही लाइफ एक नई लाइफ का स्पार्क आता है। ओके। तो जो चाइल्ड बर्थ में बहुत सारे लोगों को जैसे है ना होने में या तो डिले होता है, या आज के सिनेरियो में सबको प्रॉब्लम रहती है बेबी होने में, तो आप इसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करोगे? देखिए, आपके हर प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। अगर हम बात की जाए कि आपके फूड हैबिट्स की, तो सेकंड हाउस आपका हॉरोस्कोप को आता है, वो आपके फूड हैबिट्स को इंडिकेट करता है। वहां बैठे हुए प्लैनेट्स ये बताते हैं कि आपकी फूड हैबिट कैसी होगी। अगर वहां पे अच्छे प्लैनेट बैठा है, जुपिटर बैठा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को मीठा खाना, अच्छा खाना, नीट एंड क्लीन, और वो हमेशा क्वालिटी फूड को प्रेफर करता है। वीनस अगर बैठता है सेकंड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कि हमेशा खाने में सुपीरियर चीजों को ज्यादा प्रेफर करता है। मार्स आके बैठता है तो वो स्पाइसेस को, मसालेदार, तेज, गरम, इन चीज को लगाता है। राहु आके बैठता है तो फास्ट फूड को इंडिकेट करता है। और यही चीज तब भी होती है जब गोचर में या ट्रांजिट के अंदर भी इन प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे किसी का तो सेकंड हाउस खाली होता है, फिर तो गोचर में अगर वो प्लैनेट बैठता है तो उस टाइम ऐसी चीजें होती है। जब सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, जो आप इस जीवन में कमाएंगे पैसा, वो उसको बताता है। आपकी फूड हैबिट्स को, आपकी फैमिली को, आपकी स्पीच को, ये सबको इंडिकेट करता है। तो सेकंड हाउस में जिस प्लैनेट का मूवमेंट होता है वहां पे ये आपको चीज मिलेगी। और BNN की बात की जाए तो जुपिटर से या मून से जिन जिन प्लैनेट का संबंध बनता है, वैसे वैसे उस समय में आपकी फूड हैबिट चेंज होती जाती है। सर है ना, BNN में एक चीज मैंने और भी सुनी है कि 2 ग्रहों की युति होती है जी, ठीक है, कि 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, या 2 ग्रहों की युति होता क्या, पहले तो आप वो बताओ। दूसरा, उनके जो योगास होते हैं, योगास और युतियों में क्या डिफरेंस है? देखिए, 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपके 2 प्लैनेट एक दूसरे के साथ एक हाउस में कंजंक्शन करके बैठे हुए हैं, या एक दूसरे से 159 में बैठे हुए हैं, या एक दूसरे से 3711 में या 212 का संबंध बना के बैठे। ये नाड़ी लिंक है, इसे नाड़ी लिंक कहते हैं। कोई भी प्लैनेट जिससे आपको प्रेडिक्शन लेनी है, उस प्लैनेट से अगर कोई प्लैनेट 1 2 3 5 7 9 11 और 12 में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है,
तो वो उस प्लैनेट के साथ में जुड़ जाता है, कनेक्शन बना लेता है अपना। एग्जाम्पल के साथ जैसे कोई भी एक आप ही ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं कि सूर्य के साथ में बृहस्पति का संबंध। अगर आपका सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, बृहस्पति सूर्य के साथ ही बैठा है, लग्न में बैठा हुआ है, बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है सूर्य से, या सूर्य से 12th हाउस में बैठा हुआ है, या सन से 5 और 9 हाउस में बैठा है, या 3 या 11 हाउस में बैठा हुआ है, इन किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, तो ये इसका एक सूर्य के साथ में बृहस्पति का संबंध बन गया। तो इसमें छूटा कौन सा भाव? इसमें मैंने देखिए 4th छूट गया, 6th छूट गया, 8th छूट गया, है ना। कुछ हाउसेस छूट जाते हैं, और ऐसा होता है कि हमें लगता है ऐसा कि सारे हाउसेस कनेक्ट हो गए, लेकिन जब कुंडलियों को देखेंगे तो आपको प्लैनेट की पोजीशन ऐसे मिलेगी कि बहुत से हाउसेस खाली मिलेंगे आपको वहां पे, क्योंकि प्लैनेट तो 9 ही है और हाउसेस 12 हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ हाउसेस में 3-3 प्लैनेट, 2-2 प्लैनेट्स मिलेंगे, कुछ हाउसेस खाली मिलेंगे, तो पूरे कनेक्शन तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर कुंडली में ही मिलते हैं हमको उस चीज का, कि सारे प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्ट मिले आपको। लेकिन अगर ये संबंध बन रहा है अगर 1 2 3 5 7 9 11 और 12, तो ये डेफिनेटली ये उस प्लैनेट के साथ उसका संबंध बन रहा है, और ये संबंध भी कुछ परसेंटेज देके बनता है। सेम हाउस में अगर 2 प्लैनेट्स मिल रहे हैं तो वो 100% रिजल्ट देंगे एक दूसरे के साथ में। अच्छा। अगर उससे 159 में कनेक्ट हुए हैं तो 80% तक वो रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो तीनों प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। 2-12 का संबंध होता है, वो होता है यात्रा का संबंध। यात्रा का संबंध का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जो लग्न में बैठा हुआ है वो 12वें भाव से आया है और दूसरे भाव की तरफ जा रहा है, तो उसकी यात्रा है, तो यात्रा का संबंध उनसे बनता है। 3 7 11 का जो संबंध बताया मैंने, वो होता है एक दूसरे के आमने सामने। अगर हम इसको डायरेक्शनल चार्ट से समझें, तो डायरेक्शनल चार्ट में क्या होता है, प्लस साइन बनता है, और प्लस साइन में हम प्लैनेट्स को प्लेस करते हैं, तो 159 के अपोजिट बिल्कुल 3 7 11 आता है। तो क्या होता है कि ये एक दूसरे को देखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मित्र हैं तो सहयोग करेंगे, और शत्रु हैं तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ये कुछ संबंध बनते हैं, यही निर्धारण करते हैं कि प्लैनेट की यात्रा कैसे रहेगी, प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा अपना। तो 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे कि अगर जुपिटर और सन का संबंध बना है, सेम हाउस में बना हुआ, तो सन नेटिव, सूर्य उसके पिता हो गए, तो नेटिव जो होगा वो अपने पिता से बहुत ज्यादा रिजेंबल्ड होगा, या उसके अंदर पिता के गुण उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि सूर्य पिता है, और या तो उसकी बॉडी, या उसका लुक, या उसका चलने का तरीका, या उसका काम करने का तरीका, बहुत कुछ अपने पिता से मैच करेगा। सेकंड, सन सम्मान है, हायर पोजीशन है, समाज में आपकी परिवार की क्या स्थिति है वो भी सूर्य से ही देखी जाती है। तो जुपिटर सन का अगर संबंध बना हुआ है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति का जो फ्यूचर है या जन्म है वो एक अच्छे स्टेटस वाला बनेगा सूर्य के साथ में। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सूर्य जुपिटर के साथ कनेक्ट हो रहा है या जुपिटर सूर्य के साथ कनेक्ट हो रहा है। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि ये कनेक्ट जो हो रहा है, कभी लोग बोलते हैं सूर्य गुरु, गुरु सूर्य, इसमें क्या अंतर है? देखिए मैम, ये फर्क जो होता है ये डिग्री का फर्क होता है। अगर सेम हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, या एक दूसरे से 159 में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हम उसको डिग्री वाइज अलाइन करते हैं। जैसे कि जुपिटर 5 डिग्री का है, सन 10 डिग्री का है, तो मतलब जुपिटर सन को फॉलो कर रहा है, जो ज्यादा है वो फॉलो करेगा, कम वाला आगे फॉलो करेगा, क्योंकि किसी भी हाउस की जो डिग्री की लेंथ होती है 0 से 30 होती है, वो 0 डिग्री सेंटर होता है और 30 डिग्री तक जाने के बाद सेकंड हाउस में मूव करता है। तो कम डिग्री का प्लैनेट हमेशा आगे वाले डिग्री वाले प्लैनेट को टच करता है वो। तो जुपिटर सन के गुण लेगा यहाँ पे। तो जुपिटर सन के गुण लेगा का मतलब क्या हुआ कि नेटिव अपने फादर को फॉलो कर रहा है, तो उसके जीवन में अपने पिता का प्रभाव बहुत आएगा, क्योंकि वो पिता से मिलने जा रहा है। ऐसा जातक अगर किसी साधारण से घर में जन्म ले लेगा तो जन्म के बाद में उसकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर सन से मिलने आ रहा है। अगर इसको वैसा वर्षा कर लें, उल्टा कर लें कि जुपिटर 10 डिग्री का है, सन 5 डिग्री का है, तो मतलब क्या हुआ है कि जातक जो जन्म जिसने लिया है वो ऑलरेडी सन से मिल चुका है, तो उसकी जो घर की स्थिति है वो पहले से ही बहुत साउंड है, बहुत अच्छा है, और किसी रिनॉन फैमिली में पैदा हुआ, एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, और जन्म से ही वो अपने फादर के गुण लेके व्यक्ति आया है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, रॉयल नेचर का होगा,
क्योंकि सन जो है रॉयलनेस को रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, तो ईगोस्टिक होते हैं ऐसे लोग। सर अब कुछ योगास के बारे में बात कर लेते हैं। जी। ये तो हमने युति के बारे में बात करी, अब हम योगास के बारे में बात करते हैं। कुछ फेमस योगास हैं जिसके नाम से बहुत सारे लोग डरते भी हैं। जी। ठीक है, जैसे एक योगा होता है शनि और चंद्रमा, जब वो साथ में बैठते हैं तो लोग बोलते हैं विष योग होता है। जी। तो बीएनएन में भी ऐसा मानते हैं? देखिए मैम, होता क्या है इसके अंदर, एग्जैक्टली सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन विष योग नहीं बनता। विष योग तभी बनेगा या तो चंद्रमा नीच का हो या फिर राहु शनि नीच का हो। अगर दोनों में से कोई एक नीच का है तो ही विष योग बनेगा वो चीज का। अच्छा। अगर ये दोनों किसी ऐसे पोजीशन में बन रहे हैं कि अच्छे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में बन रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया योग भी है। अच्छा। क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है, मून क्या है, ट्रेवल है, मून चेंजेस है, तो उस व्यक्ति के प्रोफेशन में बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, चेंजेस भी आएंगे। तो होता क्या है कि जनरली हमारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में किसी भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को देख के बोल दिया जाता है कि ये युति खराब है। बीएन बोलती है कि युतियां खराब नहीं होती हैं, आपने उसको किस प्रकार से इंटरप्रिटेट किया है और आप उसको किस तरह से पॉजिटिव यूज कर सकते हो उसका, वहां वो युति आपको नकारात्मक की जगह सकारात्मक आपको रिजल्ट देने लग जाती है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाती है। सैटर्न जो अगर किसी का सैटर्न एंड मून कनेक्टेड है, साथ में है या साथ में है, 159 में है, आगे पीछे है, अगर वो किसी भी तरह के संबंध बना रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति किसी एक प्रोफेशन में रुक के काम नहीं करेगा या मल्टीपल प्रोफेशन में काम करेगा। ऐसा व्यक्ति लिकर का काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति केमिकल का काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति दूध से संबंधित डेयरी प्रोडक्ट का काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति पेट्रोल पंप रन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होटल चला सकता है, फूड से रिलेटेड काम कर सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम करता है। अगर इसका ही यूटिलाइजेशन है इसका, अगर इस व्यक्ति को इन प्रोफेशन में डाल दिया है तो डेफिनेटली योग, जिसको विष योग बोला गया है, वो उसके लिए अमृत की तरह काम करेगा। ओके, बाकी प्लैनेट्स भी देखेंगे, पर अगर एक इम्पोर्टेंट की बात करें, शनि चंद्रमा साथ में, तो इस प्रोफेशन में जा सकता है। देखिए सैटर्न का जिन जिन प्लैनेट से कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसका प्रोफेशन के अंदर काम आएगा। अगर किसी व्यक्ति का सिर्फ चंद्रमा शनि का संबंध बन रहा है तो सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को देखा जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ में कोई और प्लैनेट बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उनको इसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है सर, एक और योगा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने सुना है गज केसरी योग होता है, गुरु और चंद्रमा साथ में होता है, पर बहुत सारे गज केसरी योग वालों को मैं भी जानती हूँ, ठीक है, पर उनके लाइफ में वो वैसा वाला इम्पैक्ट नहीं है जैसा वैदिक में बोला जाता है। देखिए मैम, गज केसरी योग को जो लिया गया था, ये जिस प्रकार से योग बना था, जहां से निकला था, वो क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते ज्योतिषकारों ने अपने अपने से इंटरप्रिटेट करते 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 इसमें बहुत सी चीजें हटा दी उसके अंदर से। गज केसरी योग का मतलब जुपिटर और मून। लेकिन अगर बीएन की बात की जाए तो ये योगा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा नहीं मानते हैं? नहीं मानते इसको। यहाँ पे जो कारण इसके पीछे है कि चंद्रमा बीएन में सबसे खराब प्लैनेट है। अच्छा, और सबसे अच्छा प्लैनेट? सबसे बड़ा चीटर अगर कोई है तो चंद्रमा है। चंद्रमा दुख का कारक है, चंद्रमा फ्रॉड का कारक है, चंद्रमा आपके लॉसेस का कारक है। मिलता है कि वो देता है? या तो वो करेगा या उसके जीवन में उसको मिलेगा। अच्छा, अगर चाहिए नहीं कि हमें धोखा मिले तो धोखा करना तो चालू करो। नहीं, इसका यूटिलाइजेशन है मैम। मैं बात की यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो बताओ। अगर ऐसा व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस से ही कनेक्टेड है, जहां उसका जन्म हुआ वहीं वो रह रहा है, जुपिटर मून वाला, तो डेफिनेटली योगा उसके लिए खराब रिजल्ट देगा उसको। अच्छा, उसको ऐसे व्यक्ति को अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाना चाहिए। जनरली होता यही है कि ये योग लेने वाले व्यक्ति जन्म कहीं लेते हैं और इनका आगे की लाइफ कहीं और होती है, लेकिन जितना ही जन्म स्थान से दूर चले जाएंगे उतना ही इनके लिए बेनिफिट है। ये इसका यूटिलाइजेशन है। और दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति मनमौजी, घूमने फिरने वाला, अपनी मस्ती में आने वाला, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इन लोगों के, और या तो वो उसके जीवन में बहुत सारी चीटिंग उसके साथ में होगी, या फिर वो व्यक्ति भी दूसरों के साथ में चीट करेगा। क्योंकि मून अगर देखा जाए तो मून सबसे बहुत ज्यादा नकारात्मक पहलुओं को भी लेके आता है। ओके, पर सर सबके ना जितने भी लोग हैं सबके मून होता ही है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे देखेंगे ये बताओ।
कुछ प्लेसमेंट्स होती है इनकी चंद्रमा की। चंद्रमा अगर केंद्र में फंसा हुआ है, यानी कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लैनेट बैठा हुआ नहीं तो चंद्रमा अकेला हो गया, अर्थात मन, चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं हमारी, तो भावनाएं फंस गई अकेले में, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चल जाता है। अच्छा। ठीक है। चंद्रमा का अगर संबंध राहु से बन गया तो ये खराब है। चंद्रमा का संबंध अगर केतु से बन गया तो ये योग भी खराब है। चंद्रमा का संबंध अगर शनि से बन रहा है तो ये योग भी खराब है। चंद्रमा को खराब करने वाले ये योग है। चंद्रमा बुध का संबंध बन गया तो ये बहुत खराब योग बन जाता है। सर इसी बात पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि एक बदनामी का योग होता है, वो क्या होता है? ये चंद्रमा और बुध का, अगर साथ में बैठे हो, चंद्रमा बुध का अगर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ब्लेम आते हैं। उसको अपने जीवन में, चाहे वो कुछ करे या नहीं करे, उसको बहुत सारे ब्लेम से उसको अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। और अगर ये संबंध अगर बृहस्पति के साथ में या बृहस्पति की राशियों में बन गया तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। और सर एक योग और बात कर लेते हैं जिसको पितृदोष बोलते हैं। पहली बात तो पितृदोष का योग कौन सा होता है, आप ही बताएं। देखिए मैम, पितृयोग दोष के लिए जनरली 9th हाउस को देखा जाता है, क्योंकि हमारे पितरों का जो स्थान है कुंडली के अंदर, ब्रह्म स्थान भी कहते हैं उसको हम अपने घर का, और 9th हाउस होता है वो पितरों के लिए भी माना गया है। वहां पे अगर राहु का प्रभाव आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पितृदोष का निर्माण होता है कुंडली के अंदर। लेकिन पितृदोष के अंदर जो मैंने जो पर्सनली इस चीज को देखा मैंने, तो पितृदोष में क्या होता है कि एक जनरल सिंपल पूजा कर दी जाती है पितृदोष शांति के लिए, लेकिन पितृदोष इतनी आसानी से शांत नहीं होता। सबसे पहली चीज देखनी होती है कि पितृदोष जो बन रहा है आपकी कुंडली में, वो दोष किसके माध्यम से बन रहा है, वो पितृ कौन से हैं आपके, वो कैसे पता करते हैं? उसके लिए क्या होता है कि 9th हाउस में जो आपकी दृष्टियां बन रही हैं, संबंध बन रहा है, उससे देखा जाता है उसके अंदर। अच्छा, जैसे 9th हाउस में किसी के राहु बैठा है, ठीक है, तो उससे कैसे देखेंगे बताओ? 9th हाउस में राहु बैठा है, राहु का संबंध जिस प्लेनेट के साथ में है, सूर्य के साथ में है, तो पिता और पितरों से संबंध मानते हैं हम, है ना। राहु खुद दादा का कारक होता है, ठीक। और इसके अलावा अगर बुध के साथ बैठा है तो बहन या बुआ से मानेंगे। शुक्र के साथ में बना तो पत्नी या पुत्री से संबंधित मानेंगे। मंगल से संबंध है तो भाई के साथ है। शनि के साथ है तो अपने बड़े भाई या ताऊजी वगैरह से मानते हैं, क्योंकि राहु का संबंध जिसके साथ बनेगा उससे संबंधित रिश्ते से कोई ना कोई आपके जन्म से कोई दोष चलता हुआ आता है आपके। और केतु होता है तो केतु भी इसका कारक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि राहु हमारे पूर्व जन्म के पाप है और केतु हमारे पूर्व जन्म का श्राप है। केतु हमारे पूर्व जन्म का श्राप है। हाँ। ये श्राप का कारक है, वो पाप का कारक है। हाँ। राहु पाप, जो वो प्लैनेट दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं उनसे संबंधित आपके जीवन में दुख आपको झेलने पड़ते हैं। और सर ये है ना, बहुत सारे साइंसेस में ऐसे बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, दिया नहीं जलाना चाहिए, तो ये क्या है मतलब? बीएनएन में मानते हैं कि नहीं मानते? मैम देखिए कि बीएनएन में भी इसको कुछ माना जाता है, थोड़ा बहुत माना जाता है इन सब चीजों को, कि अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो, जुपिटर 7th हाउस में हो तो थोड़ा सा इसका प्रभाव बढ़ जाता है, या जुपिटर आपका रेट्रो हो तो भी व्यक्तियों को पूजा पाठ से बचना चाहिए। पूजा पाठ करनी नहीं चाहिए? नहीं, मंत्र जाप और पूजा पाठ में फर्क है? सेम है, दोनों चीज सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मंत्र जाप कीजिए आप, चाहे मंदिर में बैठ के पूजा कीजिए, आप अल्टीमेटली किसी डिवाइन पावर को याद कर रहे हैं आप, दोनों चीज सेम होती है। तो नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या फर्क होता है? जुपिटर रेट्रो का मतलब है कि गुरु या इष्ट जो है आपके, वो आपसे रुष्ट है और आपकी तरफ विपरीत दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आप उनको पुकार रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं आपकी। तो जनरली देखा गया है कि जिनका भी जुपिटर रेट्रो होता है उनकी जो प्रार्थना होती है, जो प्रेयर होती है, वो थोड़ा सा देरी से सुनी जाती है, या उनको कुछ ऋण होते हैं वो चुकाने के बाद में ही उनको इसका प्रभाव मिलता है। तो अगर किसी के भी जुपिटर रेट्रो है तो अपने गुरुओं की सेवा उसको अवश्य करनी चाहिए। गुरुओं की सेवा करनी चाहिए पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ गुरुओं की सेवा के बाद उनके आशीर्वाद से लग्न में भी गुरु हो तो, लग्न में गुरु जिसके होता है, ऐसा व्यक्ति खुद के लिए पैदा नहीं होता, समाज के लिए पैदा होता है, सेवा के लिए पैदा होता है, दूसरों को अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जितना इन चीजों में जाएगा उतना वो अपने लायबिलिटी से विमुख हो जाता है। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है पर्सन की पर्सनैलिटी को। वहां जुपिटर आके बैठ गया तो मतलब क्या हुआ कि जुपिटर का मतलब ये है कि बांट दो, दे दो सब कुछ,
इसीलिए बोला जाता है। और 7th हाउस में इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7th हाउस एग्जैक्टली देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल रिलेशनशिप का है, तो पार्टनरशिप भी उसी से देखी पार्टनरशिप भी वहीं देखी जाती है। तो 7th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो डेफिनेटली वहां पे उसको खराब करता है। तो पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए सर? देखिए, व्यावसायिक पार्टनरशिप और जीवन की पार्टनरशिप दो अलग चीजें हैं, लेकिन 7th हाउस स्पेशली देखा जाए तो आपका वैवाहिक जीवन के सुख के ऊपर जाता है पूरा। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल रिलेशनशिप का हाउस है वो। एक और योग की बात कर लेते हैं, ये कुछ फेमस योगास हैं जिनके नाम हम बहुत इंटरनेट पे पढ़ते ही रहते हैं। एक होता है गुरु चांडाल योग, वो क्या होता है? गुरु चांडाल योग में बनता है जुपिटर और राहु के साथ में। अगर साथ में है तो गुरु और राहु का संबंध अगर एक साथ बना है, कुंडली में साथ बैठे हुए हैं, तो ये इसे गुरु चांडाल योग का नाम दिया गया है। इसका मतलब क्या है और वो क्या इम्पैक्ट देता है लाइफ में? देखिए, जुपिटर है नॉलेज, आपका ज्ञान, और राहु है उसका विस्तार। ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास में हर चीज का जवाब मिलता है, बहुत तार्किक होते हैं, है ना, बड़े क्यूरियस होते हैं लोग। तो इस वजह से क्या होता है कि इनसे जीत पाना या इन लोगों को टैकल करना अपने आप में एक टेढ़ा काम होता है। और ऐसे में अगर कोई पंडित जी इनसे टकरा जाए और ये अपने सवालों से उनके साथ में खेलने लगे, उलझाने लगे, तो सामने वाला घबराता है इन सब चीजों को लेके। तो इसलिए क्या इसका नाम दिया गुरु चांडाल योग। ये तो किसी गुरु को चांडाल चिपक गया आके। क्योंकि राहु बेसिकली लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है ये? राहु में इसका इम्पैक्ट देखिए मैम, लाइफ में ये है कि शुरुआती समय में ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार गरीबी का सामना अवश्य करता है। इसका जुपिटर राहु का संबंध बना हुआ है। और 28 साल 24 साल तक की एज में ऐसा व्यक्ति थोड़े से अपने धर्म से, अपनी पूजा पाठ से या पंडितों से थोड़े से आपको विमुख दिखाई देंगे, विपरीत दिशा में चलते दिखाई देंगे। लेकिन धीरे करते ये लोग बहुत से धार्मिक भी हो जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े मठाधीश्वरों के, बड़े बड़े ज्ञानियों की कुंडली में भी ये योग मिलता है। क्योंकि राहु हमेशा, राहु की एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी चीज, उसका काम है विस्तार देना। अगर आप ज्ञान के मार्ग पे चले तो आपको ज्ञान को बहुत विस्तार दे देगा वो। तो ऐसे लोगों के पास बहुत अथाह ज्ञान होता है जुपिटर राहु के पास। लेकिन और राहु की प्रॉपर्टी है कि राहु शुरुआती समय में तो राहु की तरह काम करता है और बाद के समय में वो वीनस की तरह काम करता है। अच्छा, तो आपको मैट्रिस्टिक लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी करता है। एक बार रंग से राजा तो बनाता ही बना ही देता है, बिल्कुल बनाता। और ये क्षमता इसी के पास में, राहु के पास में, क्योंकि राहु के पास में इसका एक्सपेंशन का कोई सीमा नहीं है, अनंत सीमा तक ले आता है। सर, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं कि है ना, इसने कुछ बोल दिया तो वो होगा ही होगा? मैम देखिए, ये इंट्यूशंस के लिए होता है ना, जिसका भी अगर केतु 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन इन लोगों के लिए एक रहता है कि अगर ये किसी चीज को अचानक से बोल दे, बिना सोचे समझे बोल दे, तो वो फलित हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग अगर कुछ सोच के बोले, कुछ विचार करके बोले, तो वो चीज फलित नहीं होती फिर इनकी, क्योंकि इंट्यूशंस का जो प्लैनेट है वो है केतु। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में लग्न में राहु बैठ जाता है, ऐसे लोगों का दिमाग भी बहुत शार्प होता है। और उनको भी कहा जाता है कि फ्यूचर की जो चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में उनको इंट्यूशंस होते हैं, उनको मालूम चल जाता है पहले। नहीं बोलना चाहिए? नहीं, राहु वाला तो फिर डेफिनेटली बोलेगा। राहु वाला तो फिर रंग जानता ही नहीं। राहु तो कहता है जो है बांट दो, फैला दो उसको। केतु वाला उसको समेट के रखता है। केतु वाला ज्यादा नहीं देगा किसी चीज को, केतु अपने पास समेट के रखता है, अपने को दूर काटा। लेकिन राहु क्या है, राहु हर चीज में मिक्स हो जाता है, जाके जहां आता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। सर, मैंने एक बहुत ना रील सुनी थी जो बहुत वायरल भी थी, ये राहु केतु से रिलेटेड ही थी। उसमें उन्होंने कहा था, राहु अगर आपका जिस भाव में बैठा है, ठीक है, वहां के लिए आप लोगों से झूठ बोलना चालू कर दो। अगर आपको वो चीज एक्सेप्ट बढ़ानी है, ठीक है, तो आप उसके बारे में झूठ बोलना चालू कर दो। और केतु जहाँ बैठा है वहां के बारे में बात करना बंद कर दो। ऐसा कुछ एक रील था। देखिए, झूठ वाली बात तो अलग है, बट ये है कि राहु जो है वो कहता है कि जो काम करना है ना, उसको बड़े लेवल पे करो। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पूरी मार्केटिंग करनी चाहिए, ढोल बजाने चाहिए, है ना। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे नहीं हो रहा हो, पर लोगों को बोलो हो उसका काम, उसका राहु का काम है हर चीज का विस्तार करना, फैलाना। अगर आप इसको काम करने आ रहे हो, कोई चीज अगर वहां राहु कनेक्ट हो रहा है, तो उस चीज को पहले आप उसकी लंबी चौड़ी मार्केटिंग कीजिए, लोगों तक, दुनिया तक उसकी पहुंच रीच जानी चाहिए कि ये चीज होने वाली है, वो राहु है।
और केतु कहता है कि जो आप कर रहे हो जब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाए तब तक किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तो केतु वाला इस तरह से काम करता है कि हर चीज को वो समेट के छुप के रखता है। जब आ जाएगा तो धीरे धीरे लोगों तक वो चीज खबर पहुंच जाती है। तो डेफिनेटली क्योंकि राहु आपकी डिजायर्स है, जो भी आपकी अतृप्त इच्छाएं हैं वो राहु के साथ कनेक्ट होती है। और केतु का मतलब है कि जो आपकी डिजायर्स पूरी हो चुकी है, वो आपका डिटैचमेंट का हाउस है वो। तो जहां केतु बैठा हुआ है वहां डिटैचमेंट तो आपकी लाइफ में आना ही आना है। और जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है उस हाउस से जुड़े हुए आपके डिजायर्स आपके लाइफ टाइम हमेशा बनी रहेंगी। ओके ये राहु केतु जो इतना डराया जाता है, शनि राहु केतु, वो एक्चुअल में उतना इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में जिसकी वजह से डराया जाता है कि वो बहुत प्लस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। देखिए, डराने वाला कॉन्सेप्ट तो इसलिए क्योंकि दुकानदारी चल जाती है ना। ये डराने वाले प्लैनेट नहीं है। कोई भी प्लैनेट, ना कोई प्लैनेट खराब होता है ना कोई प्लैनेट अच्छा होता है। आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, सारा सब चीजें वहां पे होती है। क्योंकि जैसे आपको बताया कि गुरु राहु का अगर हो गया तो गुरु चांडाल योग बन गया। लेकिन ऐसा आप देखिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज में कुछ नया दिया है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी कुंडलियों में योग मिलता है, क्योंकि वो समाज को कुछ लीक से हट देना काम करते हैं। ठीक है, कोई लोग कहते हैं कि शनि राहु का संबंध बन जाए तो बहुत खराब होता है। लेकिन शनि राहु का संबंध जिनकी कुंडलियों बना हुआ है उन्हीं लोगों के व्यापार देखिए आप, मल्टी कंट्रीज में फैले हुए हैं, अल्टीमेट विस्तार दे रहे हैं उनको लेके। तो ये चीज नहीं है कि कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है या बुरा है। आपने उसको किस तरीके से साधा है, किस तरीके से आपने यूटिलाइज किया है, वही आपको सब चीज निर्धारित करता है। सर मुझे एक बात बताएं कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, पर मेरी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह है या सबकी जो सुन रहे हैं कि उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को इस भगवान की पूजा करने से ही फायदा होगा या अपनी लाइफ में मैं उस चीज को पा पाऊंगा जो मुझे चाहिए? देखिए मैम, होता क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा 5th हाउस होता है, वो हमारा पुण्य कर्म का होता है, पूजा पाठ का होता है। तो वहां पे हम देवी देवता इष्ट का निर्धारण हम पंचम हाउस से करते हैं। लेकिन बीएन के अंदर कोई पर्टिकुलर हाउस से हम किसी चीज को बाउंड नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा है ना। सूर्य ही हमारे पूर्वज है, क्योंकि हमारे डीएनए भी यहीं से निकल के आता, सन से निकल के आता है हमारा। और सूर्य ही हमारे इष्ट का निर्धारण भी करता है। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा है और जिस प्लैनेट के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके देवी देवता का निर्धारण करते हैं। तो जैसे अगर आपका सूर्य का संबंध अगर बुध से बन रहा है तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और महिला की अगर गॉडिस की बात की है तो वहाँ माँ सरस्वती की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर सूर्य का संबंध बृहस्पति से बन रहा है तो आपको कोई गुरु धारण करना चाहिए। तो गुरु की सेवा, गुरु के सानिध्य में जाने से आपका भाग्य का परिवर्तन होगा आपका। किसी का अगर वीनस के साथ में संबंध बन रहा है, सूर्य वीनस का संबंध बन रहा है तो माँ लक्ष्मी की आराधना वो करनी चाहिए। और किसी का अगर मंगल के साथ संबंध बन रहा है तो हनुमान जी, कार्तिकेय, सुब्रमण्यम जी की पूजा करेंगे तो आपको उनसे लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य से ही इन सभी जो प्लैनेट्स कनेक्ट होंगे उन्हीं से आपके देवी देवता का निर्धारण होता है। अगर मल्टीपल प्लैनेट्स कनेक्ट हो गए, जैसे किसी का सूर्य के साथ में जुपिटर एंड केतु कनेक्ट हो गया तो भगवान गणेश की पूजा करने से उनको बहुत लाभ मिलेगा। या बुध केतु मिल गया तो भी भगवान गणेश की पूजा करने से लाभ होगा। मंगल केतु मिल गया तो हनुमान जी की पूजा करने से उनको लाभ मिलेगा। पर ये सबका कनेक्शन सूर्य से चेक करेंगे? सूर्य के साथ ही कनेक्शन चेक किया। सूर्य से ही निर्धारण होगा कि आपका देवी देवता का क्या कौन से को पूजना आपको चाहिए। और कुछ कुंडलियों में आप देखेंगे कि मल्टीपल प्लैनेट सूर्य के साथ बैठे मिलेंगे आपको। तो जो सबसे क्लोजेस्ट डिग्री के अंदर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सबसे नियर डिग्री में बैठा हुआ है, वो प्लैनेट सबसे पहले आपका इस निर्धारण उसी से होगा। सर मुझे एक बताएं कि फॉरेन सेटलमेंट होता है, ठीक है, तो फॉरेन सेटल कैसे किसी की कुंडली से देखा जाएगा कि वो सिर्फ घूमने ही जाएगा, रहने ही जाएगा, सेटल होगा कि नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये कैसे देखते हैं? देखिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए 3 प्लैनेट्स बहुत जिम्मेदार हैं। पहला एक नेटिव अर्थात जुपिटर या वीनस। मेल पर्सन है तो जुपिटर, फीमेल पर्सन है तो वीनस। सेकंड जो ट्रेवल का प्लैनेट है वो है मून। तीसरा प्लैनेट है राहु और केतु, जो कि फॉरेन लैंड को इंडिकेट करते हैं, जो विदेश भूमि को दिखाएंगे।
अगर इन 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है या इनमें से 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और ट्रांजिट का कोई तीसरा प्लैनेट वहां पे आके उससे मिलेगा, तो डेफिनेटली उस समय में आपकी विदेश यात्रा बनती है। पर कैसे देखते हैं कि ये है ना वहीं पे सेट होगा, बिजनेस के लिए जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा, प्रोफेशन के लिए जाएगा? देखिए इसमें क्या होता है कि बिजनेस और एजुकेशन के दोनों का प्लैनेट एक ही है, मर्क्यूरी। ठीक है, उस व्यक्ति की एज देखी जाएगी कि किस एज में वो प्रश्न अपने से कर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में अगर क्वेश्चन कर रहा है तो बच्चा डेफिनेटली पढ़ने के लिए जाएगा, और एक सर्टेन एज के बाद में वही प्लैनेट जो है वो बिजनेस भी दिखाता है। तो मर्क्यूरी अगर साथ कनेक्ट हो रहा है, अगर जुपिटर के साथ में मून है, राहु है और मर्क्यूरी कनेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली या तो बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा या बिजनेस के लिए जाएगा। अगर मर्क्यूरी का सैटर्न आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मेरा बच्चा छोटा है अभी, ठीक है, 9 साल का है, मैं आपके पास आई और मैंने अभी आपसे पूछा कि ये फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा कि इसको हमको वहीं पर ही प्रोफेशन कराना है या जॉब कराना है या बिजनेस कराना है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए हाउस वाइज अगर बात की जाए तो 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेज हैं जो कि फॉरेन सेटलमेंट को दिखाते हैं। 4th हाउस होता है हमारा रेजिडेंस, यानी लोकल जो हमारे घर का सुख है वो। तो जिसका 4th हाउस डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली घर का सुख नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा। जिसका 12th हाउस स्ट्रांग है या 12th हाउस में जुपिटर है, सैटर्न है या राहु केतु बैठे हुए हैं, मून का साथ में संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति देश की जगह विदेश में सेटल होगा, क्योंकि 1st हाउस हमारा कुंडली का देश होता है और 12वां हाउस हमारा विदेश होता है। तो विदेश को इस विदेश को आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं आउट ऑफ इंडिया की बर्थ प्लेस से दूर को भी? आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों ही चीज देखी जाती है इसमें। विदेश का कॉन्सेप्ट जो आया था वो ये आया था कि जहां पे आपकी बोलना, खाना, पहनावा, वेदर जहाँ चेंज हो जाए वो आपका विदेश है। क्योंकि जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं वहां से उठा के आपको बिल्कुल एक नए परिवेश में जाके सेटल कर दिया जाए, तो विदेश का कॉन्सेप्ट था। जैसे एक समय ऐसा था जिस वक्त राजस्थान से बहुत से व्यापारी जो थे वो कलकत्ता जाके बस गए, तो जब यहाँ से वो गए थे तो उनको बाकायदा विदा कर दिया गया था कि अभी दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे, तो वो उनके लिए विदेश था। तो विदेश का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने जन्म स्थान से अगर 1000 किलोमीटर फार अवे चले जाते हैं या किसी ऐसे स्थान चले जाते हैं जो कि आपके बिल्कुल वेदर से सब कुछ चेंज है, जैसे कि कश्मीर का व्यक्ति साउथ चला जाए, साउथ का व्यक्ति कश्मीर चल जाए, या राजस्थान का व्यक्ति कश्मीर चल जाए, या कश्मीर का व्यक्ति राजस्थान जाए, तो बिल्कुल सब कुछ उसका बदलाव आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे ही देखते हैं उसके अंदर। और जहां राहु और केतु इन्वॉल्व हो जाएंगे वो आपको फॉरेन लैंड पे ले जाएंगे। फिर वो गोचर में कि ना भाव से? आपकी कुंडली में भी अगर कॉम्बिनेशन बना है तो भी, और अगर ट्रांजिट में आ रहे हैं तो जितने समय के लिए वो एक्टिवेट हो रहे हैं उतने समय के लिए आपको बाहर ले जाएंगे। कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का जो योग होता है वो क्या होता है प्लैनेटरी वाइज? प्लैनेटरी वाइज जुपिटर, मून, राहु ऑब्लिक केतु, अगर ये प्लैनेट मिल रहे हैं मतलब यानी कि इनमें से तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर ये एक दूसरे से 159 में बैठे हुए हैं, सेम हाउस में बैठे हुए हैं, 1 2 3 में बैठे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली वो व्यक्ति विदेश जाएगा। और एक जिनके बहुत मल्टीपर्पज बिजनेस होते हैं, फॉरेन से भी पैसा आता है, इंडिया से भी पैसा आ रहा है, या आज के टाइम में हम ऑनलाइन की दुनिया हो गई तो सबका बिजनेस खाली अपनी लोकेशन पे नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ही मान लेते हैं कि आ रहा है, तो ये कैसे बीएनएन में देखते हैं? ये जुपिटर राहु, सैटर्न राहु, ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी जो कि हमको दिखाते हैं। जैसे सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन किसी कुंडली में बना हुआ है, जितने भी मल्टी बिलियनियर्स हैं या जिनका अपने देश से बाहर कई कंट्रीज में बिजनेस फैले हुए हैं, उनकी सबकी कुंडली में आपको सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि सैटर्न आपका हो गया प्रोफेशन, राहु हो गया उसका अनलिमिटेड विस्तार, देश की सीमाओं से बाहर का विस्तार। अब जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं हूँ, मेरा बिजनेस जयपुर के अंदर है, ठीक है, पर अब मुझे चाहिए कि मुझे बाहर से करना है, ठीक है, मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड करना है, ठीक है, तो मेरे अगर योग है या नहीं है मुझे भी पता नहीं है, पर अगर योग नहीं है तो मैं किस तरीके से उसको है ना प्लैनेटरी जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट आप बोल रहे हो, तो क्या करना चाहिए मुझे? देखिए मैम, एक तो ये था कि जब पहले तो वेट करना चाहिए कि वो प्लैनेटरी पोजीशन आपका कब बन रहा है, आपके नेटल के चार्ट से ट्रांजिट का चार्ट में कॉम्बिनेशन कब आ रहा है।
एक तो तरीका वो है इसको करने का। और अगर वो बन रहा है, आपका कुंडली में भी योग नहीं है, तो प्रयास आपके करेंगे तो सही आप, लेकिन वो सफल नहीं होंगे फिर। तो इस सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद बाहर नहीं जाता, लेकिन उसके क्लाइंट्स बाहर से होते हैं या जिस कंपनी से वो कनेक्ट होता है उसका हेड ऑफिस बाहर होता है, तो वहां भी ये चीज यूटिलाइज हो जाती है। तो वो किसी भी तरीके से ही यूटिलाइज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ही बाहर जाए, बाहर का क्लाइंट भी आपके पास आ सकता है। जैसे मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे तो ये है कि मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड में काम हो, तो उसके लिए मुझे क्या कॉम्बिनेशन देखना चाहिए मेरी कुंडली में, या क्या यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट करना चाहिए कि वो मुझे ट्रांजिट से देखना पड़ेगा? अगर आपके नेटल चार्ट में बना हुआ है सैटर्न प्लस जो राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? शनि और सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? मतलब देखिए बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात करें, अगर शनि की बात की है, शनि कर्म कारक है, शनि हमारे प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। राहु विस्तार का कारक है, राहु देश की सीमाओं से परे ले आने का कारक है, राहु किसी भी चीज को अनलिमिटेड एक्सपेंड करने का कारक है। तो जब ये दोनों प्लैनेट्स मिल जाते हैं तो क्या करते हैं कि व्यक्ति को उसका नेम, फेम और वर्क इतना बढ़ा देते हैं कि वो देश की सीमाओं के बाहर तक ले आ सकता है इसको। अगर वो व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता या किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छा कमाता है। वो अपने घर में अपना लैपटॉप लेके बैठा है, लेकिन उसके क्लाइंट्स जो हैं बाहर से हैं, या किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ है जो एमएनसी है जिसका ऑफिस बाहर है, वहां भी यूटिलाइज होता है ये चीज। तो इसको प्लैनेट को यूटिलाइज किसी तरीके से किया जा सकता है। इसको आपको किसी तरीके से भी कनेक्ट होना है अपने परिवेश से बाहर जाके। तो मेरा कहने का मतलब, और या आपने जो बोला मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं राहु का कोई रेमेडी करूं या यूटिलाइजेशन करूं, जैसे मैं ऑनलाइन वर्क करना चालू कर दूं, सोशली करना कर दूं, तो वो यूटिलाइजेशन में आ जाएगा और उससे कॉम्बिनेशन बनने लग जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध थर्ड हाउस से बन रहा है, थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का होता है, जितना भी सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क होता है वो सब थर्ड हाउस से होता है। अगर राहु से वहां का संबंध बन गया थर्ड हाउस से आपका, तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। यहाँ से काम करने पे आपको बहुत जल्दी फेम मिलता है। पर जैसे राहु मेरा फर्स्ट हाउस में है जी, ठीक है, तो थर्ड हाउस से संबंध कैसे बनेगा? नहीं, राहु का थर्ड हाउस से संबंध नहीं बनेगा मैम। वो तो ट्रांजिटिंग राहु जब आएगा उस समय में ही आपको बेनिफिट मिलेंगे उस चीज के। या फिर आपका राहु का संबंध सैटर्न से बना हुआ है, अगर आपकी कुंडली में राहु से सैटर्न 159 में बैठा हुआ है, तो ये संबंध बन जाएगा अपना। सर, ऐसा सुना जाता है कि 2 मिनट के उपाय काम करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि 2 मिनट के उपाय काम करते हैं, या उपाय काम ही नहीं करते? और काम नहीं करते होते तो इतने सारे उपाय आते कहाँ से? देखिए मैम, जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हर व्यक्ति को लगता है कि हर काम 2 मिनट में हो जाए। जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है वैसे, है ना, रेडी रखना कि मेरे पास समय नहीं है खाना बनाने का, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि बस मैं पानी के अंदर पैकेट खोल के डाल दूं और 2 मिनट बन के निकल जाए। लेकिन आपको मालूम है कि मैगी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। वही चीजें आज रेमेडीज की तरह बदल गई हैं। वो चीज कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कोई भी अगर आप शास्त्रीय उपाय करेंगे तो उसकी एक लिमिट, उसकी समय सीमा होती है 43 दिन। 43 दिन आपको वो उपाय को करना ही पड़ेगा, विधि विधान के हिसाब से करना पड़ेगा। और जो हमारे वैदिक उपाय जितने भी हैं, वो कहते हैं पहला उपाय पूजा, दूसरा होता है हवन, तीसरा होता है दान। ये कोई करना चाहता नहीं है। सबको क्या चाहिए? ऐसा चाहिए कि मैं जाके मंदिर में जाके दिया लगा के आ जाऊं और भगवान उसको एक्सेप्ट कर ले और आके मुझे आशीर्वाद दे दे आके। तो वो संभव नहीं है। मैं सबको अपने क्लासेस में भी बोलता हूं मैं कि उपाय वो जो कभी ना हो। भीष्म पितामह का अगर चरित्र के बारे में बात की जाए तो उनसे एक पाप हुआ था जो उनके 100 जन्म पूर्व में उन्हें एक सांप के लिए साथ हुआ था। उसको उन्होंने अंतिम क्षण के अंदर जाके उस तीरों की शैया पे लेट के उसको भोगना पड़ा। और आप सोचते हो कि गंगा जी में जाके आप स्नान करके अपना पाप धो लेंगे? वो तो गंगा के पुत्र थे, तो उनके पाप क्यों नहीं धोए उनकी माता ने? उनको भी अपने कर्म काटने ही पड़े। कर्म करने से ही कर्म खत्म हो सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर जो लोग इतने सारे मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, उनका क्या? देखिए मैम, होता क्या है, मंदिर का एक ऑरा होता है, वहाँ एक ऊर्जा क्षेत्र है वो।
आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को लेकर जीवन में भटक रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां एक एनर्जी का पूरा एक सराउंडिंग आपका बन जाता है। वहां जाते ही क्या होता है, आपकी नेगेटिविटी आपसे छूटती है, क्योंकि वो स्थान है इतना पवित्र होता है कि वहां जाके आपको बैठने से लगता है कि मुझे शांति मिल रही है। और उपाय भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। जब तक आपका मन और मस्तिष्क जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप किसी चीज को सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी पंडित के पास में उपाय के लिए आता है तो पहले क्या कहते हैं, मंदिर जाना शुरू कीजिए, मंदिर में दीपक लगाना शुरू कीजिए, पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ डालना शुरू की। क्यों? सबसे पहले आपको आपके जो आपके दिमाग में विचार बने हुए उससे उनको दूर करना प्रारंभ करते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं इतने दिन तक कीजिएगा, 43 दिन कीजिएगा, 1.25 महीने कीजिएगा। क्यों? जब आप लगातार वो कार्य करते हो, धीरे धीरे करते करते आप अपनी नेगेटिविटी से दूर होते चले जाते हैं। कार्य उसी समय पे होना है जिस समय पे होना है, उनको भी मालूम है, लेकिन वो आपको उन कुछ चीजों में उलझा देते हैं ताकि वो आपको स्वीकार करना सिखा देते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली होता ही यही है। आप एक्सेप्टेंस में आए थे हो कि अब मैं ये करूंगा ना तो मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए कि इतना एडवांसमेंट पे पहुंच चुके हैं हम कि हम कहते हैं कि दूध बहा देने से काम हो जाता है, लेकिन नहीं होता एग्जैक्टली। जब तक आप कर्म नहीं करोगे साथ में उसके तब तक कार्य नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले किसी एक देवी या देवता को पकड़िए और अपनी कुंडली दिखा के पकड़िए तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप फिर भी नहीं कुंडली के हिसाब से भी नहीं पकड़ेंगे, जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम है उस देवी देवता को आप पकड़ लीजिए और एक बालक की तरह पकड़िए, कस के पकड़ के रखिए और उनके साथ चल पड़िए। वो आपको जहां पहुंचाना है वो एग्जैक्टली आपको वहां छोड़े आएंगे जाके। वो आपके इष्ट तक पहुंचाने का काम भी वही करेंगे, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। और अगर इतनी जल्दी उपाय से काम हो जाते तो ऋषि मुनियों ने हजारों साल जो साधनाएं की है, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, वो उपायों से ही कर लेते हो। उन्होंने इतना कष्ट क्यों भोगा? आज भी साउथ के उपाय बड़े ऑथेंटिक हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या के अंदर पूजा, हवन और दान, ये 3 चीजें उन्होंने शामिल की हुई हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो लोगों के पास समय नहीं है, परेशान सब हैं, सब कुछ सबको चाहिए, लेकिन उनसे कहो ना कि आपको 10 मिनट कार्य करना पड़ेगा तो उनके पास उसका समय नहीं है। वो आप वंडर करेंगे मैम, मेरे पास में केसेस आते हैं और लेडीज पूछती है कि मेरे बेटे को तकलीफ आ रही है। जब मैं कहता हूँ आपके बेटे को ये करवाओ तो कहते हैं कि सर हम अपने बेटे के ब्याह पे मैं कर सकती हूँ क्या? तो मैं अक्सर उनको ये बात बोलता हूँ कि बेटे के पेट में दर्द है, आपकी गोली खाने से अगर सही हो सकता है तो अवश्य खा लीजिए आप। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर उपाय नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ही ऐसा बोलती हैं कि मेरे पति ये नहीं करेंगे, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं मैम, नहीं कर सकते। जिसका उपाय है, जिस व्यक्ति के लिए है, उनको अन्यथा बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, उपाय बिलीफ सिस्टम नहीं, और ये बिना उसे काम भी नहीं करते। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम किसी चीज के लिए, इसलिए हम एक नई टर्म चली है, उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन और पूजा दोनों सेम चीज है। लेकिन क्या होता है, पूजा नहीं कर पाएंगे, बस क्या करेंगे, रात को बैठ के 5 बार 4 बार 3 बार अपना मैनिफेस्ट करेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक। लेकिन उसका राइट वे जो है उसको नहीं पकड़ रहा कोई भी। मैनिफेस्टेशन में वही काम करता है। जब आप अपने एक ही अंतर मन को मनाना, एक ही चीज को आप बार बार रिपीटेशन करते हो, यूनिवर्स को मैसेज देते हो मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स डेफिनेटली काम करता है आपके लिए। लेकिन अगर उसको राइट पाथ के साथ किया जाए तो डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सर एक ना कुछ योगास पे या सूत्रास पे बात कर लेते हैं, जिससे लोग अपने आप को, जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो अपने लिए भी कुछ ले पाए। कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे गुरु और केतु अगर किसी का साथ में है, किसी भी भाव में है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुरु और केतु साथ में है, तो ये 2 ग्रह की युति हो गई, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए मैम, अगर गुरु केतु की आपके कुंडली में योग बना हुआ है तो एक चीज निर्धारित है कि आपको इस जीवन में पंडित बनना है। पंडित बनना है मतलब? पंडित का मतलब होता है कि पूजा पाठ और घंटी वाले पंडित जी नहीं। हाँ। इस जीवन में आपको ज्ञान लेना है। ओके।
बस जुपिटर और केतु का मतलब है उस प्लैनेट का यूटिलाइजेशन है ये। आप जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं आएगा, कोई मेंटोर नहीं आएगा, कोई टीचर नहीं आएगा, कोई गाइड नहीं आएगा, और जब तक आप उसके उस गाइडेंस में नहीं उतरेंगे अपने जीवन को लेके, तब तक आपको आपके जीवन की दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं पंडित बनना। पंडित का मतलब यहाँ है ज्ञान। उसको इस जीवन में ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन इसको क्लियर कट इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा ज्ञान को लेके। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जुपिटर के आगे केतु है या जुपिटर के पीछे केतु है, वो डिग्री से देखेंगे जैसे डिग्री आपने वाइज। बताया। बिल्कुल मैम। अगर जुपिटर से पीछे डिग्री वाइज केतु बैठा है, छोटा केतु है डिग्री में, हाँ, पीछे केतु है, आगे जुपिटर बैठा है, तो मतलब है कि पूर्व जन्म से आप इस संस्कार में थे। अच्छा। इस संस्कार को लेके आए हो आप, और वही अब आपको आगे बढ़ाना है। अगर जुपिटर के आगे केतु बैठा है तो आपको इस जन्म में केतु को साधना है। केतु क्या है? केतु आध्यात्म है। केतु क्या है? एक स्किल है। केतु क्या है? मोक्ष की तरफ चलने का मार्ग है। केतु क्या है? केतु ज्ञान है, ऑकल्ट है। तो आपको इस जीवन में इसलिए कहते हैं पंडित बनना ही पड़ेगा। पंडित बनने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण कुल में ही पैदा हो। पढ़ाई का मतलब आप सिर्फ आध्यात्म के बारे में ही कह रहे हैं कि कुछ भी पढ़ने से या ज्ञान आध्यात्म से, क्योंकि केतु जो है आध्यात्म का मोक्ष का कारक है, तो ये आपको उस तरफ लेके जाता ही जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक ज्ञान या किसी आपके धर्म के अनुसार जो भी आपका ज्ञान बनता है उस ज्ञान को आपको लेना ही पड़ेगा। यही, और या फिर आपके जीवन में किसी गुरु का आना आवश्यक है। जब तक गुरु नहीं आएगा तब तक आपको दिशा नहीं मिलती। एक और योगा के बारे में बात करते हैं, शनि और मंगल। शनि मंगल अगर देखा जाए तो दो विपरीत प्रकृति के प्लैनेट हैं। एक एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और एक लेजीनेस को, डलनेस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न बहुत शांत ठंडा प्लैनेट है, मंगल एकदम गर्म उष्ण प्लैनेट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में होगा तो उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके। ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन कभी सेट नहीं होता है, बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं, परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्स कहता है काम करना है, एग्रेशन है वो। सैटर्न कहता है बहुत समय है, क्या करना है, आराम से करेंगे। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। शनि मंगल की अगर युति लेके बैठे हैं तो आपको टेक्निकल काम में उतरना पड़ेगा, मंगल को यूज करना पड़ेगा। आईटी हो या फिर कंप्यूटर्स हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, कुछ किसी तरह की इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मशीनों से संबंधित कार्य उस व्यक्ति को जीवन में करने ही पड़ते हैं। अन्यथा शनि मंगल वाले जो होते हैं वो फिजिकल जितने वर्क होते हैं उसमें भी होते हैं। जैसे बात की जाए कि पुलिस में, मिलिट्री में, या इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, योगा टीचर्स होते हैं, पीटीआई होते हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो भी शनि मंगल के योग से ही बन पाते हैं। और एक बहुत कॉमन है जो मैंने खुद ने भी बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि सूर्य और बुध साथ में ही होते हैं जी, या बहुत ही डिग्री वाइज अगले ग्रह में जाते हैं पर युक्ति बना ही लेते हैं वो, तो सूर्य बुधादि योग भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है? देखिए मैम, ये क्या है कि ये बुध आदित्य योग जो बना गया है, सूर्य का एक नाम आदित्य है, तो बुध आदित्य योग नाम दे दिया गया है इसका। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये है कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एजुकेशन और बिजनेस का कारक है। सन जब उसका कनेक्ट होता है तो ये एक प्रॉमिस देता है इस व्यक्ति को एजुकेशन में और बिजनेस में सफलता मिलनी तय है। कहने का मतलब ये कि सूर्य बुधादि योग जिसकी भी कुंडली में है उसको बिजनेस करेगा तो ज्यादा सुटेबल है। बिजनेस अगर करता है तो भी सक्सेस मिलेगी, और एजुकेशन करता है तो एजुकेशन का प्रॉमिस भी। ऐसे व्यक्ति पढ़ते अवश्य और एक अच्छे डिग्री होल्डर होते हैं ऐसे लोग। यानी कि मर्करी एजुकेशन, सन सक्सेस, तो एजुकेशन में सक्सेस का योग बनाते हैं। एक और योगा के बारे में बात कर लेते हैं जो वो भी बहुत कॉमन तो नहीं है, पर जैसे गुरु और शुक्र दोनों एक ही भाव में बैठ जाए। जी, ये बहुत अच्छा योग बनता है। अगर ये योग किसी की कुंडली में बन रहा है तो इसे कहते हैं संजीवनी योगा। संजीवनी योगा का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी हो जाए तो भी वहां से वो बच के निकल जाता है। अच्छा, उसको उसकी रेमेडी मिल जाती है, उसकी मेडिसिन मिल जाती है। पहली चीज। दूसरा, ये नेचुरल धन योगा है। अच्छा, जुपिटर और वीनस का संबंध अगर बन गया तो उस व्यक्ति के पास में पैसा आना ही आना है।
उसके पास में सुख सुविधाओं की चीजें होनी ही होनी है। अगर जुपिटर वीनस का संबंध बना हुआ है तो प्रॉपर्टी योगा भी बनता है इस व्यक्ति का। तो ये योग जो है ओवरऑल बहुत अच्छा योग है। और 2 गुरुओं का संबंध है ये, देव गुरु और राक्षस गुरु दोनों एक साथ आके बैठ गए, तो ये नहीं ज्ञान का विस्तार भी है ये। तो ये योगा हर तरीके से आपकी लाइफ कुंडली में पॉजिटिव योग बनता है। ठीक है, और एक योग और के बारे में बात कर लेते हैं, सूर्य और मंगल साथ में हो तो। सूर्य और मंगल दोनों ही उग्र होते हैं? दोनों ही उग्र हैं, दोनों ही फायरी प्लेनेट हैं। और अगर देखा जाए तो सूर्य मंगल के साथ अगर संबंध बनता है तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल का योग है तो आपका छोटा भाई अगर है तो उसका अपने फादर से यहाँ कनेक्टेड होगा, वो फादर जैसा रिजेंबल्ड करेगा। फादर एग्रेसिव नेचर के होंगे क्योंकि मार्स के साथ में संबंध बन रहा है। एग्रेसिव भी होंगे, जल्दबाज भी होंगे, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले भी होंगे और थोड़े इगोस्टिक रूड हो सकते हैं। और ऐसा ना हो तो मैम अगर दो प्लैनेट अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से अपनी एनर्जी 12 भाव में कहीं पर भी सूर्य मंगल अगर साथ में बैठे हैं, जिसे हम युतियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके फादर बहुत अग्रेसिव होंगे। फादर एग्रेसिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, हर चीज को जल्दबाजी में करने वाले होंगे और फिटनेस फ्रीक होंगे। वो बॉडी भी उनकी अच्छी होगी, स्ट्रांग होंगे, मसलमैन होंगे। और मंगल की अगर बात की जाए, मंगल सूर्य के, तो आपका अगर छोटा भाई है या फीमेल की कुंडली में बन रहा है योग तो हस्बैंड का कारक मंगल होता है। तो ऐसा अगर किसी फीमेल की कुंडली में योग बन रहा है तो डेफिनेटली उसका हस्बैंड जो होगा वो बहुत राइज करेगा आगे, या अच्छी फैमिली से बिलोंग करेगा। ये रॉयल फैमिली को इंडिकेट करता है। अगर किसी मेल की कुंडली में योग बन रहा है, मंगल सूर्य का संबंध बन रहा है, तो वो व्यक्ति आपका कुंडली में आपका छोटा भाई आगे जाके बहुत राइज करने वाला है, उसकी बहुत अच्छी उसको पोजीशन ग्रोथ मिलने वाली, पोजीशन मिलने वाली है। और सर शनि और केतु अगर साथ में हो तो क्या होता है? देखिए हम शनि कर्म का कारक है, केतु स्किल का कारक है। तो या तो उस व्यक्ति को अपने काम में बहुत ज्यादा स्किल डेवलप करनी पड़ेगी या किसी स्किल्ड काम के अंदर वो अगर अपना आगे बढ़े तो वो सक्सेस होगा। अदरवाइज केतु हर्डल पैदा करता है। शनि के आगे केतु अगर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को अपने कैरियर सेट करने में तकलीफ आएगी, सेट नहीं होता उसका। लेकिन अगर उसने कोई स्किल वर्क पकड़ लिया, स्किल वर्क का केतु क्या है? केतु कैची है, केतु शार्पन ऑब्जेक्ट है, केतु कट करने का कारक है। अगर वो व्यक्ति जिसका शनि केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अगर वो टेलरिंग से जुड़ा हुआ काम, बुटीक से जुड़ा हुआ काम, और या फिर सैलून से जुड़ा हुआ काम, वायर से जुड़ा हुआ काम, थ्रेड से जुड़ा हुआ काम, या वो काम जिसमें कमियां निकलती हैं, जैसे कि ऑडिट से जुड़ा हुआ काम हो, सीएसए से जुड़ा हुआ काम हो, अगर ऐसा काम पकड़ ले तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव काम करता है। सर ये तो हमने अब योगास के बारे में बात करी, अब कुछ जनरलाइज चीजों के बारे में बात करते हैं जिसको हम प्लेनेट से कनेक्ट करेंगे जी। जैसे कि सोशल मीडिया पे किन लोगों को काम करना चाहिए जिनका वायरल होता है, या ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए या सीखना चाहिए, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं? देखिए मैम, अगर थर्ड हाउस से राहु का संबंध बन रहा है तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। थर्ड हाउस से मरकरी का संबंध बन रहा है क्योंकि मरकरी खुद सोशल मीडिया का है और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, कम्युनिकेशन का कारक है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर शनि राहु का संबंध बना हुआ है, अगर वो सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हैं तो भी उन लोगों को लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है उनको। क्योंकि जितना राहु जो है वो रेज है, तो वो क्या होता है, वो उसका काम है फैलना। और आज की डेट में अगर बात की जाए, सोशल मीडिया क्या है? छवि है, रेज है। आजकल सब जितना भी सब जगह ब्रॉडबैंड का काम है या मोबाइल से देखा जाए तो सब नेटवर्क का काम है, वहां राहु का विस्तार होता है। और राहु किसी भी चीज की छवि को दिखाता है, छाया को दिखाता है। और हम जो मोबाइल पे या सोशल मीडिया में देखते हैं वो किसी न किसी तरीके की छाया ही है वो। तो वहां उससे जुड़ के काम करने में, या शनि राहु वाला अगर बात की जाए तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन चीज से भी जुड़ के काम करे तो बहुत अच्छा मिलता है। एक ना मकान योगा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक सपना होता है कि उसे एक मकान होना चाहिए उसका। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किराए के मकान में ही पैदा होते हैं, किराए के मकान में ही मर जाते हैं। ठीक है,
बट अगर किसी को अपने लाइफ में वो योगा क्रिएट करना हो, पहले तो एक तो कुंडली का प्रॉमिस होता ही होता है, बाकी अगर क्रिएट करना हो, या कैसे देखते हैं मकान योगा? देखिए मैम, मकान योगा के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला तो कॉम्बिनेशन होता है जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो तो मकान बनता है। जुपिटर का वीनस का संबंध बने तो मकान बनता है। फोर्थ हाउस हमारा प्रॉपर्टी का होता है, या फिर बीएन की बात करें तो जुपिटर से फोर्थ हाउस नेटिव की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, उसके घर के सुख को दिखाता है। तो वहां पे कौन से प्लैनेट की कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो इंडिकेट करती है। अगर फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है किसी के, सामान्य रूप से कुंडली के फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मकान घर का सुख नहीं मिलता। अच्छा, जहाँ केतु बैठता है उसको उस भाव का सुख नहीं मिलता। अब उसको क्या है कि हम ये सलाह देते हैं उनको कि अगर किसी के फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है तो उसको पूरा मकान एक साथ नहीं बनाना चाहिए। अपने मकान की कंस्ट्रक्शन को टुकड़ों टुकड़ों में बनाए, या फिर अपने घर को वो अपना घर मानना छोड़ दे। वो ये माने कि ये मेरा घर ही नहीं है, मैं तो मंदिर में रहता हूँ या कहीं और हूँ, ठीक है, मैं तो बस यहाँ रहने का काम है। यानी कि वहां से अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा व्यक्ति को, तो व्यक्ति वहां रह सकता है वो चीज। या फिर अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को काम के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है, या फिर उसको प्रॉपर्टी मिलेगी तो पुरानी मिलेगी, नया नहीं मिलता। सेट और अगर लेट शुक्र मिलता है। आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, बुध आया तो मैम देखिए ऐसे व्यक्ति की फ्लैट्स मिल सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, खेत वगैरह हो सकते हैं उसके पास में। वीनस आएगा तो लग्जरी मकान, वीनस राहु आ जाए तो फार्म हाउस जैसा मकान, बड़ी प्रॉपर्टी, लग्जरियस प्रॉपर्टी, या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग में जो कि बहुत बड़े कोई सोसाइटी है उसमें कोई लग्जरी फ्लैट हो उसका। और शनि बुध दोनों बैठे हो तो? शनि बुध हो तो ऐसे व्यक्ति की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अवश्य होगी। अच्छा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अवश्य, मतलब फोर्थ हाउस से ही प्रॉपर्टी देखेंगे और उसमें जो ग्रह बैठा होगा वैसा वाला प्रभाव आएगा। या शनि बुध अगर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति ऐसे घर में रहेगा जहाँ नीचे कोई ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी होती होगी, या उस एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत होती होगी। और ये है ना, हर किसी की कुंडली में मकान योग होता ही है, ऐसा कंफर्म है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। देखिए मकान के लिए हम प्रॉपर्टी के लिए जो प्लैनेट होता है वीनस। वीनस का संबंध जिस प्लैनेट से साथ बना हुआ है वो देखा जाता है। वीनस का अगर संबंध चंद्रमा के साथ बना हुआ है तो ये अच्छा नहीं मानते। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो उस व्यक्ति का मकान डिस्प्यूट में जा सकता है ना, खराब हो सकता है। केतु के साथ में वीनस केतु का संबंध हो तो भी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, निकल सकता है, या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो सकती है, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, कमी निकल सकती है उसमें। तो अगर वीनस के आगे अगर कुछ ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी उसको अपने नाम से नहीं बनानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक सर ये तो हो गया, हमने घर की बात कर ली। ऐसे गाड़ी की बात होती है, बहुत सारे वो लोगों के पास अलग अलग तरीके की गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी होती है। गाड़ी का सपना कैसे पूरा होता है लोगों का? देखिए मैम, अगर वीनस के साथ में अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति छोटी गाड़ी पसंद ही नहीं करेगा, उसे हैचबैक गाड़ी चाहिए नहीं, उसको सेडान चाहिए। कौन से भाव में से चेक करेंगे? वीनस के साथ राहु बैठा हुआ है। अच्छा, एनीवेयर, क्योंकि हम बीएन के अंदर किसी चीज को हाउस से कनेक्ट करते हैं, हम प्लैनेट से जोड़ते हैं उस चीज को। ठीक है। और अगर वैदिक की बात की जाए या फिर हम इसमें बात करें तो जुपिटर से फोर्थ हाउस, वैसे प्रॉपर्टी का कारक, व्हीकल का कारक वीनस ही है। अच्छा, तो वीनस के साथ जो सम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनेगा वैसे ही बनेगी आपकी। अगर वीनस का राहु बैठा है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, सेडान चाहिए उसको, एक्सयूवी चाहिए उसको। अगर वीनस का केतु बना हुआ, कॉम्बिनेशन बना हुआ तो छोटी गाड़ी आती है उसके पास में, बड़ी गाड़ी का योग नहीं बन पाता उनके। और अगर गाड़ी ले ली है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको उसके अंदर, ठीक है। अगर वीनस के साथ में सैटर्न आया तो कॉमर्शियल व्हीकल हो सकता है उसके पास में। वीनस सैटर्न एंड राहु हो जाए तो बड़ा कॉमर्शियल व्हीकल हो सकता है उसके पास में, क्योंकि राहु बड़े उनको दिखाता है इस चीज को। तो प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर वीनस के साथ में जुपिटर बन रहा है तो गाड़ी होगी, अच्छी होगी, और सब तरह की सुख सुविधाओं वाली गाड़ी मिलेगी उसको। अच्छा, और ये पैतृक संपत्ति योग क्या होता है? पैतृक संपत्ति के लिए हम देखिए अष्टम भाव को देखा जाता है। वैसे अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति को देखा जाता है, और पैतृक संपत्ति के लिए सूर्य का और राहु से भी देखा जाता है, क्योंकि सूर्य आपके पिता हो गए, राहु आपके दादा हो गए। तो पैतृक संपत्ति है तो आपको पिता से मिलती है, दादा से मिलती है। तो इन दो प्लैनेट के साथ में अगर वीनस का जुपिटर का संबंध बन रहा है
तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। सर एक है ना, इस सब बातों से याद है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एक ही भाव में 5 ग्रह बैठ जाते हैं। जी मैम, तो वो उनकी युद्ध है। उनकी लाइफ कैसी होती है? उनकी उनकी जो जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठ गए, जो 5 प्लैनेट बैठ गए, उससे रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते, क्योंकि 5 प्लैनेट में डेफिनेटली होगा कि कुछ आप बोल रहे हो कि 5 अगर प्लैनेट वहां बैठे तो उसका वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर अगर जैसे 8th हाउस में 3 या 4 ग्रह बैठे तो वो तो बोलता है कि है ना ज्योतिषी बनाता है, ऐसा होता है? नहीं, देखिए इसमें हर प्लैनेट ज्योतिषी नहीं बनाता उसको, है ना। 8th हाउस ऑकल्ट का है, हाँ। ठीक है, लेकिन हर प्लैनेट ज्योतिषी नहीं बनाएगा उसमें। 8th हाउस में सैटर्न हो तो वो इस विधा की तरफ जा सकता है, वीनस बैठा हो तो जा सकता है, मरकरी बैठा हो जा सकता है, या फिर आपकी कुंडली के अंदर बुध के साथ में केतु का संबंध हो, गुरु के साथ केतु का संबंध हो, या शनि के साथ केतु का संबंध हो, तो वो ले आता है आपको, ज्योतिषी बना सकता है आपको इसमें। तो ज्योतिषी बनाने के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, सिर्फ 8th हाउस से होगा ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है वो चीज है। लेकिन जिसकी कुंडली में 4-5 प्लैनेट एक साथ आ जाए, क्योंकि ये तो तय है कि उन 9 प्लैनेट में से कुछ मित्र होंगे, कुछ दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, तो जब मित्र बनेंगे तो दुश्मन वहां एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब दुश्मन कुछ करना जाएंगे तो मित्र वाले उनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे उस हाउस में ग्रह युद्ध छिड़ जाता है, तो इसकी वजह से रिजल्ट जो होते हैं तो उसको उस वाले हाउस से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, उसके जीवन में संघर्ष ही आता है ना, क्योंकि जब कोई प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं लगेगा, दूसरा प्लैनेट उसको रोकेगा उसको आगे वहां पे, क्योंकि जैसे ही कोई प्लैनेट एक्टिवेट होगा तो उस हाउस में बैठे सारे प्लैनेट एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी कोई हाउस एक्टिवेट होता है किसी से, तो वहां बैठे जितने प्लैनेट है वो भी एक्टिवेट होंगे साथ में उसके। सर मेरा बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ये, मैं खुद इसको अजीब बोल रही हूँ। आप ये चीज करते हो, BNN करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, एस्ट्रो वास्तु करते हो, कंसल्ट करते हो, आपको लगता है कि एक आदमी को अपनी कुंडली किसी को दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि आपके हिसाब से उपाय भी बहुत मुश्किल से काम करते हैं, जो लिख के आए हैं वो करना ही है, कर्म का फल ही मिलना है जी। तो पहली क्वेश्चन है कि ज्योतिष को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर दिखाना चाहिए तो क्यों दिखाना चाहिए? जी मैम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। अक्सर मेरे से भी ये लोग पूछते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी कि सर जब सब कुछ डिसाइडेड ही है तो फिर ऐसा क्यों? देखिए सब कुछ डिसाइडेड ही है ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 9 प्लैनेट्स हमारी कुंडली में फिक्स है और 9 प्लैनेट्स हमारे मूवमेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई आपको दिखता है कि योग है ही नहीं तो क्या ऐसा है कि नहीं है? ऐसा नहीं होगा, आपको उस चीज का सुख मिलेगा। क्यों? कभी ना कभी ट्रांजिट में घूमते हुए प्लैनेट भी अच्छे प्लैनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट उस सर्टेन टाइम में मिलेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली में नहीं दिख रहे होते कि ये इवेंट नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिट के अंदर जब वो संबंध बनाते हैं तो उस समय में आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि जब सब कुछ तय है तो करना क्यों, जाना क्यों? अगर आपको मालूम चल जाए आपकी कुंडली में कि आपका जीवन 42 वर्ष तक का ही है, आपको पहले से मालूम चल गया है ना, बताते नहीं, लेकिन आपको किसी ने बता दिया। अब आपके पास आपको मालूम है कि आपकी लाइफ का रोड मैप आपके सामने कि मेरे पास 42 तक का ही समय है, 30 तक मैं पहुंच चुका हूं, तो मेरे 12 साल मुझे फैमिली के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना है, तो आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा देते हो उस तरफ, है ना। अगर आपको ये चीज मालूम ही चलेगी तो हो सकता है कि आप उस चीज को नहीं कवर कर पाओ। तो ज्योतिष वहां हेल्प करती है आपकी कि आपको ये बताती है कि ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है, यहाँ आपको स्पीड बढ़ानी है, यहाँ स्पीड आपको कम करनी है, यहाँ आपके एफर्ट्स जो है आपको ज्यादा रिजल्ट्स देंगे, यहाँ आपके एफर्ट्स आपको रिजल्ट्स कम देंगे। तो वहां क्या होता है, वो आदमी अपने हिसाब से उस चीज को देख के अपनी स्पीड को अप एंड डाउन करता है उसमें, ताकि कब किस समय मुझे क्या चीज लेनी है, ताकि वो अपने एफर्ट्स बढ़ा के उस समय वो चीज अचीव कर सके। ज्योतिष वहां हेल्प करती है आपकी। ज्योतिष आपका डेस्टिनी चेंजर नहीं है, पर आपको राह दिखाती है वो आपको बेसिकली। मैं अक्सर एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं किसी, है ना, और आपने चलते चलते अपने किसी मित्र को फोन किया और आपने कहा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई ध्यान रखना, अभी कहाँ पहुंचे? कहते मैं यहाँ पहुंच गया था, यहाँ से 5-7 किलोमीटर बाद में बहुत कच्ची रोड आने वाली है, बहुत गड्ढे आएंगे, संभल के जाना। अब आपको मालूम चल गया, ना आपका रास्ता बदलेगा, ना गड्ढे बदलेंगे, गड्ढे भी आएंगे भी,
रूट भी वही है आपका, लेकिन अब आपको मालूम चल गया कि 5 किलोमीटर बाद आगे ऐसा होने वाला है, तो आप देख लेते हो कि मुझे 4 किलोमीटर बाद गाड़ी स्लो कर लेनी है। आप क्या होता है, आपको जर्क कम आते हैं, आपको नुकसान कम होता है और आप उन गड्ढों से होते हुए निकल जाते हो, है ना। लेकिन अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, बताने वाला नहीं हो, और आप अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो अपनी लाइफ में कितना बड़ा डैमेज आप कर लेंगे आप। तो आपको सिर्फ बताने का काम करती है ज्योतिष कि आपके साथ ये हो सकता है, इस समय में ये होना है, तो आप उस तरीके के लिए अवेयर हो जाइए। आपको किस तरीके से आपको अपने आप लाइफ को डिजाइन करना आप कर सकते हैं उसके हिसाब से। ये हेल्प ज्योतिष अवश्य करता है आपको। बेसिकली वो एक रोड मैप दे देता है कि अगर अपने बच्चे की कुंडली बचपन से ही दिखा देते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि वो क्या सब्जेक्ट में उसको जाना चाहिए, exactly. क्या उसका अवेयरनेस होना चाहिए, कैसे क्या मैरिज सेक्टर की चूज होने करना वाली चाहिए, है, कैसी लाइफ होगी, तो उस अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। जैसे एक अक्सर मेरे पास लोग हॉरोस्कोप मैच करवाने आते हैं मैरिज के लिए। अब मेरा प्रोफेशन है तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपकी कुंडली में साफ लिखा हुआ है कि आपका स्पाउस कैसा होगा, किस नेचर का होगा, कैसा वो दिखता होगा, सब कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, आप चाहे 100 कुंडली मिला लीजिए, आपको वही व्यक्ति मिलेगा जो उसमें लिखा हुआ है, वैसा ही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। तो मैं लोगों को ये गाइड करता हूँ कि अगर आप कोई जा रहे हो, कुछ देखने जा रहे हो, जब आपको ये फीचर्स दिख जाए, ये चीज मैच सिम्टम्स मैच है, समझना कि आपको आपका राइट पार्टनर आपके पास आ गया है, मिल गया है। और किसी को पता ही है कि उसका पार्टनर चिल्लाने वाला ही है, उसकी केयर करने वाला नहीं है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मैम एक्सेप्टेंस ही आपके पास एक रास्ता है खाली, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। या तो ढल जाइए या ढाल लीजिए, दो ही ऑप्शन है। आपको मालूम चलेगा कि आपका पार्टनर इन सब चीजों से इरिटेट होता है, तो आप अपने आप को वहां कंट्रोल कीजिए उस चीज के लिए। एक यही तरीका है, ढल जाइए, ढाल, क्योंकि ये सब प्रारब्ध का है। कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो आपका प्रारब्ध आपको तय करवाता है, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से कुछ चीज को चेंज कर सकते हैं। तो बस आपको मालूम चल गया कि आपका पार्टनर कैसा मिलने वाला है, कैसा नेचर का है, क्या है, अब आप अपने हिसाब से अब उसके हिसाब से मोल्ड कर लीजिए अपने आप को। बस कर्मा थ्योरी काम करती है। एग्जैक्टली मैम, पूरा बेसिक कर्मा थ्योरी के ऊपर है, ज्योतिष का पूरा जो सब कुछ है वो कर्मा थ्योरी पे है। जो आप कर्म करके आए हैं, जो आप सींच के आए हैं, जो बीज आपने जमीन में बोया है, उसी का वृक्ष आपको बन के तैयार मिलेगा आगे। अब आप सोचें कि आप अपने कीकर का पेड़ लगा दिया और आप आम की उम्मीद लगा के बैठे, तो वो मिलने वाला नहीं है। तो कर्म फल सिद्धांत पूर्ण रूप से काम करता है आपका, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं। आपको बदलने के लिए ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, वो है ट्रांजिट। उस ट्रांजिट को समझिए और उस समय के हिसाब से अपने आप को यूटिलाइज कीजिए, आपके जीवन की हर्डल्स कम हो जाएंगी, तकलीफ। बेसिकली ये है कि अपने जन्मदिन से पहले एक बार अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए और अपने पूरे ईयर का रोड मैप ले लेना चाहिए कि कैसे जाने वाला है। अननेसेसरी परेशानियों से बचने के लिए आपको अपना रोड मैप लेके चलना चाहिए। वीक में नहीं, मतलब ईयरली अपना एक बार एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट दिखा देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। और नहीं करना है तो सीख भी सकते हैं, खुद ही देखना है तो। अब जैसे होता क्या है कि जनरली बोलते हैं अक्सर लोग कि बच्चों की कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। मुझे तो लगता है सर दिखानी चाहिए, क्योंकि मैंने जब मेरे बच्चे की कुंडली जब वो 3 साल का हुआ तब पहली बार दिखाई, तो मुझे किसी ने बोला, जिनसे भी मैंने दिखाई थी, उन्होंने मुझे बोला कभी भी इसको स्पोर्ट्स में मत डालना, ठीक है। और मेरे मन में और उसके फादर के मन में भी, उनके फादर के मन में भी एक ही था कि मुझे इसे स्पोर्ट्समैन बनाना है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन बनाना है। पर उन्होंने हमें बोला कि इसकी कुंडली में एक ऐसा योग है जिससे इसे चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये टेक्निकली जाएगा और इसका माइंडसेट वैसा ही होगा और ये राहु से रिलेटेड ही कोई काम करेगा। और फिर हमने उसको आज़ाद छोड़ दिया। अब वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है, हम उसको कहीं पे भी कुछ नहीं रोकते हैं। अब जो होगा हमें पता है कि वो अपनी लाइफ खुद ही करेगा, ना पढ़ाई के लिए प्रेशर करते हैं ना हम, मतलब वो अपनी लाइफ अपनी आज़ादी से जीता है। और मुझे पता है कि अब कुंडली दिखाने से मुझे आइडिया है कि उसकी लाइफ कैसे जाने वाली है, तो मैंने भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है।
तो मैंने बचपन से उसको फिटनेस और स्पोर्ट्स में इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसको उस लाइन में डालेंगे तो उसको चोट लगेगी ही लगेगी। फ्रैक्चर्स योग होते हैं जो सूर्य और उसकी वजह से होते हैं, तो उसकी कुंडली में वो वाला इम्पैक्ट है। तो मुझे तो लगता है कि दिखाना चाहिए क्योंकि सबसे पहली चीज एजुकेशन। क्योंकि अगर आपने राइट टाइम राइट प्लेस पे अगर अपने नए डिसीजन नहीं लिए, सही तरीके से नहीं लिए, तो आप अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हो आप। और अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स जो खुद अचीव नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से अचीव करवाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं कि पेरेंट्स का अक्सर यही रहता है कि अब हमारा बच्चा इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, जबकि उसी कुंडली में योगी कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं या किसी और फील्ड में है, तो वो क्या करते हैं प्रेशराइज करके बच्चे का कई साल खराब कर देते हैं उस चीज के। तो कुंडली दिखाने से एटलीस्ट ये होता है कि आपको ये मालूम चल जाता है कि इस बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि आपका और बच्चे का दोनों का समय खराब ना हो, बच सके। तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी जिसको आप देख के आप, और आजकल का प्रोफेशन, एजुकेशन और प्रोफेशन कुंडली से बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम में जाएगा, किस प्रोफेशन को चूज करेगा। तो अगर आप उसको शुरू से उस तरह से करें, प्रिपेयर कर देंगे तो वो बेटर उसको स्किल डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली उसमें अच्छा अचीव कर सकता है वो। आर्टिस्ट बनने के कौन से योगा होते हैं कि उसको आर्टिस्ट फील्ड में जाना चाहिए? आर्टिस्टिक बनने के लिए देखिए मैम, उसमें क्या होता है, सैटर्न का संबंध वीनस के साथ या मून के साथ होना चाहिए। ये दोनों आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मून भी आर्ट फॉर्म को, कि चंद्रमा 16 कला को कारक होता है, तो ये आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस भी आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न के साथ में मून और कनेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट बनता है। आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। देखिए, एक्टर भी आर्टिस्ट होता है, सिंगर भी आर्टिस्ट होता है, म्यूजिशियन भी डायरेक्टर होता है, पेंटर भी होता है, मूर्तिकार भी होता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आर्ट होती है। तो आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसके अंदर, लेकिन कोई ना किसी आर्ट फॉर्म में वो भी पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। म्यूजिक में जाना चाहिए, डांस में जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे गले का, वोकल का होता है। तो सेकंड हाउस से कोई संबंध बन रहा है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति कोई सिंगिंग में या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाए जो मुंह से गाना है। थर्ड हाउस से होगा तो अपने हाथों से बजाने के लिए उसको कला में आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथों का होता है। तो पेंटिंग होती है, कैलीग्राफी होती है या आर्ट फॉर्म होती है, वो सब थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट करती है। एक बात बताएं सर, ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं, ठीक है, ये क्यों होते हैं? पहले तो ये बताओ, कौन से ग्रह ऐसा है जो आदमी चाहते हुए भी करता है और ना चाहते हुए भी करता है? देखो मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं अगर मैं इसके अंदर, तो पहली चीज तो जिसका जुपिटर वीनस का संबंध हो, या फिर मार्स वीनस का संबंध हो, या फिर बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध हो, इन लोगों के अक्सर मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। पर अभी तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो गुरु और चंद्रमा साथ में होते तो ऐसा नहीं होता? नहीं, गुरु चंद्रमा में होते हैं, है ना, रीजन उसमें होता है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस से दूर चला गया तो चंद्रमा यूटिलाइज हो गया। मून क्या है? मून ट्रेवल है, डिस्टेंस है। तो आपने चंद्रमा को यूज कर लिया तो चंद्रमा क्या कहता है? आई एम हैप्पी, मैं अब उठा पटक नहीं करूंगा तुम्हारे जीवन के अंदर, है ना। तो वहां पे चंद्रमा सेटल हो जाता है। अगर वो व्यक्ति वहीं रुका हुआ है, बर्थ प्लेस के आसपास रुका हुआ है, तो चंद्रमा क्या करेगा? उसको जुपिटर को इन्फ्लुएंस करेगा इन सब चीजों के लिए। यहाँ चल, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर। कई केसेस में देखा है मैंने, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चंद्रमा के पास में, चंद्रमा मन है, मन शरीर को मना ही लेता किस तरीके से, है ना। और अगर चंद्रमा, अगर जुपिटर खराब है, वीक है, तो क्या होता है कि आदमी कर लेता है फिर एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर जुपिटर अच्छा है, कर तो लेगा गलत काम, लेकिन वो फिर एक्सेप्टेंस में डालता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने कर लिया, वो वहाँ ये देता है। इसका यूटिलाइजेशन यही है कि चंद्रमा को यूटिलाइज करो। चंद्रमा को यूटिलाइज कैसे करो? पानी से। ये तो गुरु चंद्रमा वाला हो गया, और बाकी जो योगा बोल रहे हैं, तो जुपिटर वीनस, जुपिटर क्या है? नेटिव है। वीनस क्या है? फीमेल्स है, ब्यूटी है, लस्ट है, लग्जरी है ना। तो और इसलिए उस व्यक्ति का चारों तरफ वो रहता है, हमेशा उसको दिखता है कि यार अट्रैक्शन रहता है उसकी तरफ। ऐसे ही मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। तो मार्स वीनस में भी क्या है कि ऐसे ही अगर चंद्रमा और मंगल मिल जाए, मार्स एंड मून का कॉम्बिनेशन हो, ये भी खतरनाक है।
ऐसे में तो वो व्यक्ति फोर्सफुली रिलेशन डेवलप कर लेता जाके। अच्छा, तो कुछ प्लानिटरी ये कॉम्बिनेशन मेल फीमेल में सेम ही तरीके से चेक करते हैं? नहीं, फीमेल के लिए वीनस, हाँ, फीमेल के लिए वीनस। अब फीमेल के केस में क्या होगा कि उसका संबंध जुपिटर से हो, वीनस यानी वो पर्सन हो गया, या वीनस का संबंध मरकरी से हो तो मरकरी फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। वीनस का संबंध सैटर्न से हो तो काम करने वाला कुलीग हो गया, कुछ हो गया, इस तरीके से मान लेंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी कॉम्बिनेशन होता है, मेल के अलग होता है, फीमेल के अलग होता है। इसकी कोई रेमेडी है सर? हाँ है ना, बिल्कुल है। हाँ, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हाँ, हैं जो परेशान है इस चीज से। हमारे स्टूडेंट हैं, आप जानते ही हो, वो इसी चीज से परेशान है कि वो तो ठीक है पर उनके हस्बैंड का कहीं ना कहीं कुछ है और ना चाहते हुए भी उनको पता है। हाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, कुछ करना नहीं पाती क्योंकि या तो वो अर्निंग नहीं है, या तो फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फ्यूचर को लेकर डर सबको ही लगा रहता है, और समाज में इज्जत का भी बहुत वो रहता है। बिल्कुल है। तो पहला तो तांत्रोक्त है थोड़ा सा। क्या होता है? तांत्रोक्त उपाय, एक तो तंत्र है ना, हाँ। वो ये है कि अगर फीमेल को लगता है उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से इन्वॉल्व है या किसी फीमेल के साथ में इन्वॉल्व है, तो उसका यूज किया हुआ अंडरवियर वॉश नहीं होना चाहिए, उसको लेके चुपचाप जाके किसी सुनसान जगह पे जलाया जाके, जलाना है। जला के आ जाए। तो जैसे जला के आएगी तो वो धीरे करके उसका माइंड सेट चेंज होने लगेगा। दूसरा ये होता है कि अपने जो बेडरूम है, जो उनका दोनों का सोने का है, तो हस्बैंड के बिस्तर के नीचे एक कपूर की टिक्की लेके, है ना, 5-6 रुपए की आती है, एक तकिए के नीचे रख के सोए और सुबह उसको लेके अपने बेडरूम में जला दे उसको। 43 डेज एटलीस्ट करे उसको। तो धीरे धीरे क्या होगा कि कपूर के अंदर पावर होती है, वो क्या कहते हैं, जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती है हस्बैंड की, उसको अपना खींचता रहेगा उसके अंदर से वो चीज, और जब बर्न कर जलाएंगे ना तो वहां उसको वो क्लींजिंग कर देगा उसकी पूरी उठा के। और इसको करने से तीसरी चीज क्या होता है कि अगर आपको वो चीज लग रही है कि तो आपको फिर एक उपाय होता है, वो फीमेल वो करे कि 32 दिन तक करना पड़ेगा उसको ये। 32 डेज। हाँ, एक होती है दुर्गा द्वातिश नाम माला। अच्छा। माँ भगवती के 32 नाम होते हैं, दुर्गा सप्तशती में पीछे आता है वो, छोटा सा ही होता है, 32 नाम है भगवती के। उनको एक सरसों का तेल का दीपक लगाए रात के समय करना, रात को समय पड़ेगा 10 बजे बाद में, और वो 32 दिन तक 32 बार उसका पाठ करना है। एक पाठ, एक शुरू में तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन धीरे करते हुए 15 सेकंड 18 सेकंड में पाठ हो जाता है उसका। 32 दिन तक करे, और साथ में क्या करे, एक लाल रंग की चिट पे अपने हस्बैंड का और उसका नाम, जिसके ऊपर शक है उसको, उसका नाम लिख के लास्ट में उसको जो ये होती है अपना गोबर का उपला जो होता है, उसको उपले के ऊपर रख के उसमें थोड़ी 1-2-7 लाल मिर्च और थोड़ी सी पीली सरसों उसमें डाले और उस कागज को जला दे रोज रूम में, पूजा में। हाँ। तो वो जला के फिर जब वो जल जाए उसके बाद जाके उसको बाहर फेंक के जाके उसको 32 दिन तक करना पड़ेगा उसको, अपने आप वो कटने लग जाएगा, दूर हो जाएगा उससे। आपके साथ BNN पर बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारा नॉलेज मिला, और बहुत सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं वो हमें कनेक्ट कर ही सकते हैं, नंबर उनको पता ही है, और जो कंसल्ट करना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं।